जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। आमिर भाई पिछला पार्ट रिकॉर्ड हो रहा था, मुझे क्यों लग रहा है कि नहीं हो रहा था। अच्छा वो पहले आप बंद कर चुके थे हैं। अच्छा जी, अच्छा अब मामला क्या है, मामला ये है कि वो कह रहा है कि 2 जुलाई 16 को, यानी हमारा साल यकम जुलाई 16 को शुरू हुआ है ना। अच्छा 2 जुलाई 16 को लाइव स्टॉक बिका है 200 का। तो लाइव स्टॉक कितने का बिका, कैश तो 200 है। अब इस ये हमारी किताबों में किस अमाउंट पे पड़ा था, फेयर वैल्यू पे होना चाहिए ना। वो फेयर वैल्यू कितनी थी इस जानवर की जो हमने बेचा है। कॉस्ट तो फेयर वैल्यू नहीं है, यूं तो नहीं कह सकते, लेकिन वही वाला कॉन्सेप्ट यहां यूज कर सकते हैं कि अगर यकम जुलाई को हमारी 30 जून पे हमारी बैलेंस शीट बनी होगी तो आपका क्या ख्याल है, ये लाइव स्टॉक की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं पड़ी हुई। अभी अभी आपको पिछले सवाल में एक्सट्रैक्ट इसीलिए बनाकर दिए। आपकी बैलेंस शीट के अंदर बायोलॉजिकल एसेट किस में नजर आ रहा है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो लेट से वो आपके हमारे सवाल में 30 जून 2016 की शाम को ये फेयर 1149 जो है ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। तो यकम जुलाई 16 की सुबह ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। तो एक दिन में कितना को फर्क पड़ गया होना है फेयर वैल्यू में। तो जो 200 रुपए का बिका है ये 200 ही इसकी फेयर वैल्यू है। यानी यूं समझ लें कि उसका गेन लॉस जो है वो पिछले साल के एंड पे रिकॉर्ड हो गया होगा जब पड़ा हुआ था। तो कोई ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई होगी। ये एग्जांपल वो बन रही होगी, ठीक है ना, कि लाइव स्टॉक वो वहां पे सीखा तो ये था ना कि बिल्कुल ईयर एंड के करीब खरीदा है तो क्या फर्क पड़ गया होना है। तो यहां पर यही बात है कि ईयर एंड के फौरन बाद बेचा है तो क्या फर्क पड़ गया होगा। अब उसने या तो अलग बता देता, यहीं पे भी बता देता कि फेयर वैल्यू जो एसेट बिका है उसकी फेयर वैल्यू ईयर एंड के ऊपर थी, लेट से 199 रुपए थी, 199 रुपए थी। 1 रुपए का भी गेन हम रिकॉर्ड करते, हम कहते 199 से बायोलॉजिकल एसिड क्रेडिट 200 आया, 1 रुपए का गेन। लेकिन उसने नहीं बताया कि जो एसिड बिका है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है हमारे पास, इस दिन कितनी है, इस दिन तो यही होगी जितने का बिका है, कितने पर पड़ा था तो ईयर एंड पर ही फेयर वैल्यू पे गया होगा। तो ईयर एंड अभी गुजरा है इसलिए मेरे ख्याल से इसी पर ही पड़ा होगा। तो हमें कोई गेन लॉस इसमें आया नहीं था, ठीक है। ये जरा मसला था इस सवाल में। लेकिन अगर यही सवाल के अंदर वो लेट से कुछ अरसा बाद बेचता तो लाजमी था कि वो बताता कि 30 जून पर ये पड़ा था लेट से 200 पे, और लेट से जाके 2-3 महीने बाद बिका तो ये बिका होता फिर 215-20 का। तो हम कहते जी 200 क्रेडिट, 215-20 आ गया डेबिट, और बाकी क्या है गेन। वो गेन डिस्पोजल का गेन है, पीएनएल में जाता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, और सही है, ये बात समझे हो। अब इसको साथ मिला दूं मैं ऐसे, आप लोगों की जगह नहीं ना छोड़ी, तो पहले सिर्फ सीधा यूं लिख देता ना तो समझ ना आती है आपको कि ये क्या हुआ यार, ये कैसा डिस्पोजल है। समझ आ गई है, पक्की बात है। चलो एनू मुका लो, मेरे ख्याल से यही होना है बस। थेरी इसकी भी नहीं हुई, खैर चलें कोई बात नहीं। थेरी नहीं भी हुई तो एमसीक्यूज ट्राई तो करेंगे ना आप, मसले तो आपको आएंगे तो मैं कराऊंगा ना, मसले नहीं आएंगे तो फिर मेरा तो दिल नहीं करेगा ना कराने। अच्छा जी, क्या रह गया अभी। ओके, कहीं पर पहली बात है जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, और जनरल एंट्रीज मैंने क्या कहा है, प्राइस हो या फिजिकल हो हमने इकट्ठी एंट्री करनी है। उसके बाद रेकंसिलिएशन भी बनानी है, तो क्या अलग अलग करेंगे इनको। उन्हें मुंह नहीं किया, उसने मुंह से नहीं बोला, जब तक नहीं बोलेगा तो हम खुद को, वैसे कोई मुसीबत इतनी है नहीं क्योंकि अलग अलग निकला हुआ है गेम, लेकिन हम स्टिल अपने उसूल पे कायम हैं। जब तक प्राइस फिजिकल अलग नहीं बोलोगे हमने रेकंसिलिएशन में भी अलग उसको करके नहीं दिखाना, ठीक है, और सही है। अच्छा, तो ये दोनों इकट्ठे हो गए, फिजिकल 27, प्राइस 45, तो टोटल दोनों का दोनों ही गेन है ना, गेन ऑन। तो गेन से बायोलॉजिकल एसिड बढ़ेगा, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। लेकिन कितना गेन है, 27 भी प्लस 45 भी, और ठीक है बोलो, चलो कितना, 72 और 70, सही है। एंट्रीज में तो वैसे ही ये सेम रखना है, रेकंसिलिएशन में भी एक ही 72 लिखेंगे हम इंशाल्लाह। क्यों लिखे हम अलग अलग, टाइम ज़ाया होगा एक लाइन लिखने में भी, ये फजूल का टाइम है। और अगर कह देगा तो हमारा गिवन है, हम बस प्राइस चेंज फिजिकल चेंज टोटल गेन कर देंगे, तोड़ के दिखा देंगे। ओके, नेक्स्ट, एकदम से एंट्रीज खत्म हो गई, इतना आसान था। आपको मसला क्या आया वैसे,
डेयरी फार्म सप्लाईज वर परचेज्ड 295 की। अच्छा, अब ये क्या है, आप छोड़ें डेयरी फार्म है, स्टेशनरी, मैं यही कहने लगा था। देखो ना, आपके अगर आप दफ्तर में, आपका दफ्तर है तो वहाँ पे स्टेशनरी आपका स्टॉक होगी, और अगर आप फार्म पे बैठे हुए हैं तो वहाँ पे उनका चारा आपका स्टॉक है। लाइक स्टेशनरी, वहाँ की स्टेशनरी वही है, गाय भैंसों की स्टेशनरी वही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, आप 100 रुपये की स्टेशनरी खरीद कर लाए, आपने उसमें से इस साल में 80 की इस्तेमाल कर ली, तो बाकी 20 क्या है, आपका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी करंट एसेट्स में आएगा, और 80 रुपये आपके पीएनएल में एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस। वो देखेंगे यहां पर भी, अगर 295 का ये चारा खरीद कर लाए हैं तो उसकी एंट्री, 2 एंट्रीज वैसे तो बनती हैं, ठीक है, बल्कि मैं 2 ही करता हूं। अगला एक सवाल आना है, अब शायद वो करवाऊं, शायद होमवर्क में भी दूं, तो आपको तो मसला आ ही जाएगा ना उससे। बल्कि नहीं 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 नहीं, वो सवाल जो मैंने वो रॉकी वाले सवाल में से हाफ छुड़ाया नहीं था, वो क्या था, चारा खरीदा है, उसमें ना चारा जो खरीदा है उसमें से कुछ बच जाना है, वहां पे IS-21 भी मिक्स है, तो इसलिए वहां पे वो समझो ये ना मुसीबत पड़े, इसलिए एंट्रीज में 2 ही कर रहा हूं। हालांकि वो क्या कह रहा है, 295 का, चलो चलो पहले चारा खरीदो, 295 का चारा खरीदो, एक्सपेंस डेबिट, बल्कि मैं यूं कहता हूं जी, क्या है इसका ना, क्या चीज़ है, फार्म सप्लाईज, हाँ सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट, कितना, 295, ठीक है। उसके बाद ये सप्लाईज, लेट्स से वो कहता कि इसमें से 200 रुपये की इस्तेमाल हो गई हैं, तो हम कहते एक्सपेंस डेबिट और सप्लाईज, ये सप्लाईज ना, ये सप्लाईज स्टॉक है, यूं लिख दूं, स्टॉक ऑफ सप्लाईज, स्टॉक ऑफ चारा वारा या सप्लाईज जो भी है, ठीक है। तो एक्सपेंस में कितना डाल दो, अब जितना इस्तेमाल हो गया वो डाल दो, बाकी क्या कहाँ जाएगा, बाकी आपका करंट एसेट्स में बैलेंस शीट में नजर आएगा, बनानी ही है आपने। तो अगर वो कहता 295 का चारा खरीदा, और जब हमने ईयर एंड पे जाकर देखा, या जो भी सप्लाईज हैं, दवाइयाँ हैं, जो भी है, जो भी चीज़ खरीदी है इन्होंने, फार्म की सप्लाईज हैं, जैसे स्टेशनरी होती है दफ्तर के लिए, या जैसे फैक्ट्री के लिए स्टोर आइटम्स होते हैं, वैसे ही फार्म के लिए भी कुछ सप्लाईज होंगी, वो दवाई हो सकती है, वो चारा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। 295 का खरीदा, अगर वो कहता इसमें से हमने देखा जाके ईयर एंड पे अभी भी 10 रुपये का पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं अच्छा, इसका मतलब है 285 का इस्तेमाल हो गया, उसको एक्सपेंस आउट कर दो। अब देखो, स्टॉक में 295 आया था, 285 निकल गया, तो अब ये तो कैश है ना, क्रेडिट हो गया, पीएनएल में 285 का एक्सपेंस आएगा, और बैलेंस शीट में 10 रुपये पड़े होंगे। ये आप लेजर बना के भी किया करते थे, जब FR1 में आपने एक्रूवल रिवाइज किया था, तो आप यूं करते होते थे, वो हम सप्लाईज लिखें तो ठीक है, हम कहते हैं जी ओपनिंग में कुछ नहीं था, सप्लाईज खरीदी हमने, तो कैश, सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट 295। फिर आप कहते थे ईयर एंड पर देखो कुछ बचा हुआ है, तो वो एसेट है, तो बचा हुआ कितना है जी, 10 का, तो बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस में क्या जानी है, जितने मर्जी तरीकों से कर लो, ये मैंने अभी सिखा दिया, यूज कहीं जाके फिर होना है, यहां पे नहीं से यूज होना, ओके। 2 एंट्रीज बनती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि उसने क्या कहा अगली लाइन में, कहता है डेयरी फार्म सप्लाईज वर परचेज्ड एंड विच वर फुली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, सारा ही इस्तेमाल हो गया, तो इसका मतलब सारा ही क्या कर दो, पर मैं एंट्रीज स्टिल 2 कर रहा हूं, मेरी मर्जी, मैंने तैयार किया आपको उस दिन के लिए जिस दिन स्टॉक सप्लाईज वगैरह खरीदोगे, चारा वगैरह खरीदोगे, और वो सारे का सारा इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर ये 2 एंट्रीज अलग करना, यही आपके काम आएगा, ठीक है। फिलहाल तो आप कर सकते हैं, इस सवाल की हद तक कर सकते हैं स्किप इसको। आपकी एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये तो बिल्कुल बचपन वाली एंट्री, इससे ज़रा बेहतर है, ये कर लें, सीख लें, अभी फ़ायदा हो जाएगा, जब कभी मौका आएगा तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ डेप्रीसिएशन है 84,000, एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये क्या लाइफ स्टॉक की डेप्रीसिएशन, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, कितना जी, 84। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये एंट्रियाँ ज़्यादा नहीं हो गई, इनको तोड़ के ऊपर ना ले जाए, थोड़ा सा तस्वीर बेहतर आ जाएगी। ठीक है जी, अब ज़रा बेहतर हो जाएगा आपके लिए।
ठीक है जी। अब पिक्चर ले लें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पेज नंबर कौन सा है, इस तस्वीर में याद रहता है फिर। 11 पेज नंबर 616। चलिए डी पार्ट है। मुखिया नहीं हले मुखिया किस जान गुस्सा आया ऐसे। ये सारी चीज़ें तुम क्लास में बैठ के देखी हैं, जो मैं दिखा रहा था वो नहीं देखा था। बिल्कुल शुरू में क्लास में। जी नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट क्या है, पीएनएल और बैलेंस शीट। पीएनएल तो फॉर द ईयर होता है। आपको जो ट्रायल गिवन है उसमें बैलेंस शीट आइटम्स ही होंगे। प्रॉफिट तो रिटेन अर्निंग में क्लोज हुआ पड़ा होगा, वो ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स पड़ा है। तो पीएनएल फॉर द ईयर आना है और बैलेंस शीट जो है उसमें ओपनिंग बैलेंसेस उठाने हैं। ठीक है, तो ज़रा देखें। अच्छा, अब दिल तो मेरा कर रहा था कि बोर्ड पे चले जाएं, मिटाना तो कोई देर नहीं लगेगी, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बार बार मोटिवेट कर रही है कि इस सवाल को यहीं पे ही रखूं, वो है डिस्क्लोजर्स जो आज तो पढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो 10 मिनट बाद मैंने क्लास क्लोज करनी है, तकरीबन कहा था आपको 10 से 15 मिनट में। अब मोटिवेट मुझे जो चीज़ कर रही है वो ये कर रही है कि इसके भी डिस्क्लोजर्स हैं, तो जब वो पढ़ें तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हो, यहाँ से उठा के डिस्क्लोजर के पास ले जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है। ठीक है, चलो इसलिए यहाँ पर हम बनाते हैं अब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं खुले खुले करके। कोशिश करूँगा कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखूँ अगर मुमकिन हो तो। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में बेसिकली पीएनएल सिर्फ बना रहे हैं हम, सॉरी। ठीक है, और सही है ना, ओसीआई का तो आइटम कोई नज़र नहीं आया। अब मुझे बताओ क्या क्या आपको सवाल, चलो एंट्री सामने रख लेते हैं, क्या क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है जो पीएनएल वाला आइटम है। सबसे पहले 2847 नज़र आ रहा है, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, इसी नाम से लिख लेना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या फेयर वैल्यू गेन लिख लेना। उसके बाद आगे चलें तो सेल भी नज़र आई है और कॉस्ट ऑफ सेल भी नज़र आई है, ये भी हो गए। और आगे चलते जाएं, फिर 72 का गेन है। तो मैंने जैसे कहा था 3 चीज़ें आती हैं, एक सेल, दूसरा फेयर वैल्यू का चेंज जो ईयर एंड पर हम निकालते हैं यही 72 वाला, और तीसरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को जब हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रिकॉर्ड करते हैं तो वो वाला जो गेन है। ये 3 ही चीज़ें हैं, चौथी तो कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखें, आप लिखें फेयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में है ना बेटा, वो भी करते हैं। फिलहाल मैंने इनकम देखी है, बाकी चलो एक्सपेंसेस में देखो तो डेप्रिसिएशन है और एक्सपेंस वो 295 वाला है, कॉस्ट ऑफ सेल है और बस, और तो कुछ नहीं है। चलो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जी, कितना है रुपीज़, तो इन थाउजेंड ही चल रहा है ना काम जी, 2847। डन जी, समझ आई है। उसके बाद साथ ही हमने इसको क्या किया,
सेल किया, तरतीब कोई ज़रूरी नहीं है, आप पहले सेल लिख लो, आपको हमेशा से आदत है ना पीएनएल के अंदर सेल का लफ्ज़ देखने की, तो ये लो, बाकी को फ़र्क नहीं पड़ा। मैं तो एंट्रीज़ के हिसाब से करने लगा था कि जैसे एंट्रीज़ में चीज़ें दी हुई थी, तो जो एंट्रीज़ तो है ना उस हिसाब से, पहले दूध हमने निकाला, फिर वो दूध बेचा, तो इसलिए एंट्रीज उस हिसाब से ही थी, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, तरतीब कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन चलो आपकी आदत है, पीएनएल में सेल से शुरू करते थे, सारी ज़िंदगी गुजर गई, आगे भी ऐसे ही करना है, तो एक दफ़ा भी चेंज नहीं करता। सेल 2847, ठीक है। उसके बाद फेयर वैल्यू गेन, जिसको आप कहते हैं चेंज इन, लफ्ज़ असल में स्टैंडर्ड के मैं वो कोशिश कर रहा हूँ इस्तेमाल करूँ जो मिलते जुलते हों जब मैंने डिस्क्लोजर्स आपको पढ़ाने हैं। तो चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ बायोलॉजिकल एसिड, कितना है जी? 72 है ना टोटल, ओके। अच्छा, अब ये टोटल क्या बन गया? यार आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, आपकी कौन सी ऊपर से लड़ाई चल रही है कि आपने हाफ से आगे नहीं आना, एडी नो बाल हो जानी जी। बेटा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, मैंने इनकम्स ली हैं अभी सिर्फ। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल पहले बोलना चाहिए था आपको, सेल लिखी तो करते हैं। वो जब मैंने दिखाई थी कल काकूजी में क्या था, फिर दिखाता हूँ ना, मुझे नहीं याद रहा, मैं भूल गया हूँ, मैं हूँ ना, मैं भी तो भूल जाता हूँ ना। कीनिया काकूजी PLC वहीं पे बैठे हैं, ये देखो, सेल गेन्स राइजिंग फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल, और इनके दो ही थे, और तीसरा भी हो सकता था जो कि हमारा है। ये टोटल इनकम्स कर ली, आगे कहानी फिर वही है, लेस कॉस्ट टू सेल, और फिर आगे जीपी और फिर एक्सपेंसेस। तो मैं उसी फॉर्मेट के ऊपर आपको ला रहा हूँ जस्ट, ठीक है। टोटल बताओ 5766 जी। उसके बाद ये क्या आ गया जी? टोटल इनकम आ गई, इसमें से लेस करो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 28। अब जो आपको लग रहा था कि जी ये तो सेल 2 दफ़ा रिकॉर्ड हो गई, आप इनकम, नहीं भाई नहीं, ये सेल कॉस्ट ऑफ सेल ने कैंसिल कर दी है, ठीक है। अपने तरतीब पे रहें और वही एंड पे बचाए जो आपको आया था फ़ायदा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कवर करते हैं ना कि हो सकता है जैसे वो कौन था, अदील था, कौन था जिसने कॉस्मेटिक कंपनी को 900 लीटर दूध बेचा था, तो थोड़ा सा फेयर वैल्यू से भी ऊपर बेच लिया था, तो इस चीज़ को ये चीज़ कवर कर लेती है, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल वाली बात, ठीक है, ओके। उसके बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे जी? ग्रॉस प्रॉफिट पर। जीपी बता दो, 2919। उसके बाद हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हेडिंग ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है ना, सेलिंग एडमिन वगैरह। वैसे चलो जान दो, मैं तो समझता हूँ कि ये सारा ही जीपी के ऊपर आना चाहिए था, लेकिन चलो खैर फिलहाल जान दो, कोई नहीं, कोई बहस नहीं है जी। एक्सपेंस, बल्कि यूँ करें, फार्म सप्लाईज, मैं फार्म सप्लाईज जो है चारा नहीं समझता ना, को और सप्लाई समझ लूँगा, ठीक है। फार्म सप्लाईज, वैक्सीन वो भी उधर ही होनी चाहिए जी। 295 का खर्चा है, और डेप्रीसिएशन, ये डिबेटेबल बात है, ऊपर भी लिख सकते थे नीचे भी, ठीक है, चलें जाने दे। वो कितना जी? 84 जी। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ गया 25। ये 2540 कहाँ जाया करता था, कुछ याद है आपको? रिटेन्ड अर्निंग्स में, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल भी हैं। अब आ गई है बारी बैलेंस शीट की। ओपनिंग बैलेंसेस वो पड़े थे जो देख के आए थे, अभी लिखते हैं, और जिन में ड्यूरिंग द ईयर चेंज है उनको चेंज करके क्लोजिंग निकालेंगे, जिन में नहीं है उनको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। मैं तो कहता हूँ सारों को ही लिख लेंगे, ओपनिंग मैं लिख लेता हूँ, बाद में आप फिर देख लेना जिन में चेंज आया, जिनको मैंने काट के सीधा कर दिया, आप सिर्फ वही चेंज वाले तो साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स नहीं, एक्सट्रैक्ट्स नहीं है एक्चुअली, ये तो फुल बन गई है, हाँ जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मुकम्मल ही बना रहे हैं, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स हैं, जिनमें आपका पुराना पीपीई तो आएगा ही, पीपीई जैसे आया करता था, पड़ा हुआ है ना ऊपर ये। अच्छा पहले वो लिखा हो, चल कोई नहीं 35-25, और मेरे ख्याल में इसमें कोई चेंज भी नहीं है, लेकिन डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर तो है, तो 35-25 साहब इधर आए, ओपनिंग, ये मैंने ओपनिंग लिख लिया। आगे क्या है जी? वो बायोलॉजिकल एसिड, वो लाइफ स्टॉक उसने नाम लिखा, तो मैं अपना नाम लिखूंगा, ठीक है।
ओपनिंग कितने हैं जी? 1149। इसमें तो वाह चेंजेस हैं। इसमें खरीदारी भी हुई है, बेचारी भी हुई है, बेचा भी है, और गेन लॉस भी आया है। ठीक है, इसको भी ओपनिंग में रखें। 1 बाय 1 चलते जाएं, देखते जाएं और चलते जाएं। कैश एंड बैंक जी बेटा, ये आना कहाँ पे है? करंट एसेट्स में। एक लाइन एहतियातन छोड़ देना, मेरे ख्याल से तो कुछ और नहीं आना, नजर नहीं आया, लेकिन आपने 1-2 लाइनें एहतियातन, खुला आपके पास सफ़ा है, एक लाइन छोड़ देना और अगली हेडिंग दो करंट एसेट्स की। ठीक है, और करंट एसेट्स के अंदर आपका कोई फीड शीट बच गया था? वो तो नहीं है। कोई स्टॉक पड़ा हो, इन्वेंट्री ऑफ मिल्क पड़ा हो? चलो मैं इन्वेंट्री ऑफ मिल्क लिख लेता हूँ। ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आपको दिखा दूं कि अगर 31 दिसंबर की शाम को जो दूध निकला अगर वो सुबह बिका हो तो वो इन्वेंट्री में पड़ा हो सकता है, लेकिन हम लिख कर फिर जीरो कर लेंगे। नहीं, मैंने इसलिए लिखा कि एंट्रीज पूरी होती जाए। ठीक है ना, हर चीज़ लिख रहे हैं। तो इन्वेंट्री कितनी पड़ी है जी? पड़ी कोई नहीं है। अच्छा, पड़ी कोई नहीं है ना, इसलिए मैं फिलहाल सिर्फ कैश ही लिखता हूँ। वो फिर मैं ब्लू से लिखूंगा। ब्लू क्या है? जो चेंजेस हैं। तो ब्लैक जो है वो ओरिजिनल सवाल है। ब्लैक क्या है जी? ओरिजिनल सवाल है। ठीक है, अब ठीक है। तो कैश कितना पड़ा है साल के शुरू में? 365। इसमें भी चेंजेस हैं। ठीक है, कैश आया, कैश गया, कैश आया, कैश गया। अब देखो ना, ओपनिंग भी है, डेबिट्स भी हैं, क्रेडिट्स भी हैं, तो एक्सट्रैक्ट्स भी होते तो कैश लिख सकते थे, लेकिन आज तो पूरी बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, और आपको मैं मज़े की बात बताऊं, इस दफ़ा आई कैप के सवाल में फाइनल अकाउंट का फुल फ्लैश सवाल है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का, और उसमें उसने IAS 41 की भी एडजस्टमेंट मिक्स की हुई है। तो ये जो आप कर रहे हैं ये हर दफ़ा बच्चे करते हैं, बस ध्यान से नहीं करते। चीज़ें सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पता है कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है, तभी उसके साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना। सिर्फ पहला मेहनती वाला जो है वो सवाल करने के बाद आप समझें कि बस आ गया मुझे IAS 41, तो ऐसे थोड़ा ही है। वो कहाँ और ये कहाँ तक पहुँचे हैं आप, थोड़ा टाइम तो इस पर लगता है। ये आखिरी लेक्चर ही, मेन लेक्चर समझें तो आखिरी है, बाकी कोई भी नहीं है। और MCQs कुछ मसले वाले होंगे, कोई थोड़ी बहुत वो बियरर वगैरह, हाँ ग्रांट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब कर तो लिया है छोटा सा। बियरर प्लांट क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो उसका सवाल अभी तक आपने नहीं किया तो फिर कब करेंगे? यानी वो कॉस्ट है और बस चल सो चल है, उसकी लाइफ है, उसकी डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट मॉडल है, रीवैल्यूएशन मॉडल है। IAS 16 जो है बेटा, मैं तो IAS 41 पढ़ा रहा हूँ। IAS 41 में जो है वो करवाऊंगा। ठीक है, वैसे तो IAS 16 भी रिवाइज करना है आपने, क्योंकि आगे आ रहा है IAS 12 में रीवैल्यूएशन रिवाइज करेंगे, तो रीवैल्यूएशन के साथ टैक्स को मिक्स करेंगे ना, वो तो भूले पड़े आप। ओके, बस 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 1-10 पे कहा था, लेकिन ये बात तो पूरी करके ही जाएंगे ना। अच्छा, उसके बाद इक्विटी भी है। इक्विटी में शेयर कैपिटल है कितना? चेंज नहीं है तो बाहर ही लिख लो, 2500 बारो बार ले आओ। रिटेन्ड अर्निंग्स में चेंज है, क्योंकि ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स हैं और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया है। तो शेयर कैपिटल कितना है? 2500। ठीक है जी। और रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग ये क्यों इधर लिखी मैंने? 2539, क्यों? प्रॉफिट ऐड करके क्लोजिंग निकालेंगे। ठीक है, और सही है। चलो अब क्या करना है, वही जो एंट्रीज की थी ज़रा फटाफट उनको पोस्ट करते जाते हैं। मैं तो कहता हूँ फिर पोस्टिंग ज़रा देख लेते हैं फटाफट। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट, P&L क्रेडिट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो मैंने लिखना भी पसंद नहीं की, क्योंकि वो कभी बैलेंस शीट में हो ही नहीं सकती। चाहे 30 जून पर, 31 दिसंबर पर, ईयर एंड पर शाम को भी निकालोगे ना वो दूध, उसी वक्त इन्वेंट्री में जाना। इसलिए मैं यहाँ पे लिख के जीरो नहीं करूँगा। बस उसकी एंट्री क्या है, आई तो गई। मैं इसकी एंट्री यूँ लिख देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ। ये अब मैं बैलेंस शीट में ज़रा, ताकि आपको याद रहे, मैं इसके बगैर एंट्री पोस्ट करूँगा। क्या? इन्वेंट्री डेबिट हुई और मिल्क की इन्वेंट्री ऑफ मिल्क जी डेबिट हुई कितने से? 2847 डेबिट, बोलो। तो ये जनाब, और P&L में मैं पहले लिख चुका हूं, तो ये दोनों एंट्रीज मेरी कवर हो गई। अब बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट डन। नेक्स्ट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। ओके, कैश डेबिट कितने से? 2847 से, और सेल क्रेडिट वो ही पड़ी है
मैं पहले लिख गया, मुझे चाहिए था मैं एंट्रीज के साथ ही चलता। चले खैर अब दिखाता जाऊंगा। कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, और साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री, चलो शाबाश क्रेडिट। और ये कितना रह गया? 0। और इसको उठाकर हम ले आए आगे, पता नहीं इससे भी आगे ना जाना पड़े, फिलहाल यहां तक तो आ ही गए। चलें जी, ओके। कैश को जरा अगली लाइन में लिख लेंगे यार, कौन सा मसला है। नेक्स्ट अगली एंट्री, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। तो +41 -41, डेबिट क्रेडिट, डन। नेक्स्ट कैश डेबिट बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट, +200, कैश डेबिट -200। और अगर कोई गेन लॉस आया होता तो यहां पे जीपी के बाद अदर इनकम के तौर पे यहां पे आ जाता, पर वो आया नहीं था। सिंपल, ठीक है। एक्स्ट्रा बातें ज्यादा जरूरी होती हैं, सवाल के बाहर पड़ी होती हैं, जो कर रहा होता है बंदा डिस्कस, वो ज्यादा जरूरी होती हैं। बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट कितने से? 72 से। और पीएनएल क्रेडिट, ये असल में मैं ना माजरत के साथ मैं उस वक्त जज्बाती होकर लिख गया, ये मुझे एंट्रीज करके आना चाहिए था ताकि आपको जरा अच्छा समझ आता। 12 साथ साथ अब मैं टिक करा रहा हूं, ओके। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ सप्लाईज डेबिट, कैश क्रेडिट। मैं ये भी चाहूंगा कि आपको नजर आए और फिर जाए, ताकि अगले सवालों के लिए आपकी तैयारी हो जाए। तो सप्लाईज, स्टॉक ऑफ सप्लाईज, स्टॉक सप्लाईज का जी, ये भी 2 एंट्रीज करवा रहा हूं जबरदस्ती जी। स्टॉक ऑफ सप्लाईज डेबिट 295 से, कैश क्रेडिट इधर माइनस लिख के यहां 295 लिख दूं, सही है। और साथ ही एक्सपेंस डेबिट, स्टॉक ऑफ सप्लाईज क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पीएनएल में, एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। और स्टॉक ऑफ सप्लाईज क्रेडिट करके ये 0 कर दिया। ये बुरे किसी बुरे वक्त के लिए तैयार किया आपको, ओके। ये दोनों एंट्रीज में। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन डेबिट, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 84। कहानी खत्म नहीं हो गई, अल्लाह लाते खैर सल्ला, वो कर लेते हैं। इस बेचारे को क्या इतना गुस्सा करके उधर भेजा है, फिर एक ही तो रह गया था, हैं? क्या ख्याल है? -295 है ना, बस बेचारा हो गया पूरा। ये भी यहाँ पे ले जी, बिस्मिल्लाह करके शुरू हो जाएं। पीपीई 3441 1062 3076, एसेट्स का टोटल कर दो 775 अगे 7579, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स में भी तो चेंज आया है। क्या चेंज आया है भला? डिविडेंड दिया है। अच्छा, कोई शेयर कैपिटल इशू हो सकता था, नहीं हुआ। डिविडेंड बनता तब भी रिटेन्ड अर्निंग में चेंज आता, नहीं हुआ। पर जो चेंज हुआ वो क्या हुआ? नेट प्रॉफिट आया, और ये कहाँ जाके ऐड होना है? रिटेन्ड अर्निंग्स में पार्क होना है। तो +25 इसकी भी एंट्री होती है बच्चों, ये क्लोजिंग एंट्री होती है पीएनएल की। पीएनएल में प्रॉफिट पड़ा, क्रेडिट डेबिट करो खाली, और क्रेडिट करो रिटेन्ड अर्निंग को, ठीक है जी। टोटल बताओ 50, और टोटल क्या बना? हाँ 7579, ठीक है जी। मैं आपको फ़िलहाल तो होमवर्क बस दे रहा हूँ। IAS 41 के ऑल MCQs देखी जाएगी, जो मसले वाले हों, अल्लाह करे कुछ हों यार, मज़ा तभी आता है। ये पहला होमवर्क है आपका। दूसरा, मैं होमवर्क कोई नहीं दे रहा, मैंने बाकी बच्चों को रिवीजन के लिए वो दिए हैं क्वेश्चंस, आपको नहीं दे रहा। आपके लिए ज़रूरी है, इंश्योर करें कि जो मैंने लेक्चर नंबर 22 पार्ट B अपलोड किया था YouTube पे पड़ा होगा, इसका लिंक आपको भेजा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है? IAS 38 के MCQs, ठीक है। कितने को टाइम का है तकरीबन? ये कोई मेरे ख्याल में 40 मिनट से नीचे या इसके आसपास ही होगा। उस जी 39 मिनट्स का है। नहीं, वो ऐसे ही है, मुझे भी याद आ रहा था, लेकिन मैंने ज़रा एहतियातन नहीं नाम लिया। अच्छा, उसके बाद लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड किया था 24B। इसके अंदर IFRS 16 के ऑल MCQs हैं,
ये पहले स्टार्ट में है, ठीक है, तकरीबन 40 मिनट के, प्लस इसमें IAS 38 का एक पास पेपर है, 1 पास पेपर, एप्पल लिमिटेड वाला। ये तकरीबन कोई मिला जुला कर 1 घंटा 40 मिनट का लेक्चर बनता है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी मोदबाना गुजारिश है, अल्लाह आपको कामयाब भी करे, विश यू बेस्ट ऑफ लक, लेकिन ये काम लाजमी करके आइएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।